नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में ये समझा था कि बिहार का जो भौतिक विभाजन जो है तीन आधार पर किया गया। पहला है शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र या तराई क्षेत्र, और दूसरा है मैदानी क्षेत्र, और तीसरा जो है वो दक्षिणी का संकीर्ण पठारी क्षेत्र है। हम लोगों ने शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग मैदानी क्षेत्र को समझेंगे। इसके बाद जो है हम लोग दक्षिणी पठारी क्षेत्र को समझेंगे। तो देखिए, ये जो है ये जो पश्चिमी चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो किसका, कौन सा पर्वत का हिस्सा है? तो हमने बताया था कि ये शिवालिक पर्वत का हिस्सा है। और यहाँ याद कीजिए, यहाँ तीन श्रेणी है। शिवालिक की कितनी श्रेणी है? तीन श्रेणी। सोमेश्वर, फिर हरहा, रामनगर दून, हमने आपको बताया था। ठीक है, अब हम लोग मैदान को समझेंगे। तो मैदानी भाग कितना है? 96% जो है बिहार में मैदानी भाग है। अब इस मैदानी भाग को हम लोग समझते हैं। देखिए, टोटल जो है टोटल क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर। यकेला जो है 90,650 किलोमीटर, यानी कि लमसम में 91,000 वर्ग किलोमीटर जो है केवल मैदानी क्षेत्र है बिहार में। और इस मैदानी क्षेत्र का विस्तार जो है उत्तर में शिवालिक पर्वत से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक है। अब छोटा नागपुर पठार हमने आपको बताया था कि झारखंड का पुराना नाम क्या है? छोटा नागपुर। झारखंड का पुराना नाम क्या है? छोटा नागपुर। देखिए, ये है छोटा नागपुर, या नीचे में क्या है? छोटा नागपुर। और जो है यहां से लेकर मैदान, यहां से जो मैदान है, यानी कि उत्तर में शिवालिक पर्वत से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर क्षेत्र तक मैदानी भाग का विस्तार है। अब ऐसे समझिए, ये बिहार है। ठीक है, ये बिहार है। बिहार के जो है बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर कोई भी क्षेत्र ढाल है तो कैसे पता करेंगे? ऐसा थोड़ी कि हम वहां नापेंगे। तो वैसे नाप सकते हैं क्या? छोटा छोटा क्षेत्र रहता तो उसको नाप लेंगे, लेकिन अगर एक बड़ा सा क्षेत्र है, वृहद क्षेत्र है, तो उसको हम लोग कैसे नापेंगे? तो उस क्षेत्र के ढाल को पता करने के लिए हम लोग देखते हैं कि नदियां जो है किधर से निकलकर किधर जा रही है। तो उत्तर बिहार में जितने भी नदियां हैं, उत्तर बिहार में जितने बहने वाली नदियां हैं, वो सब ससुरा किधर आ जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी क्षेत्र का जो ढाल है वो किधर है? दक्षिण की तरफ है। किधर है? दक्षिण की तरफ। और दक्षिणी क्षेत्र का जो ढाल है वो किधर है? उत्तर की तरफ है। एकदम ध्यान से समझिएगा इस बात को। उत्तरी क्षेत्र का ढाल किधर है? दक्षिण की तरफ है। और दक्षिणी क्षेत्र का ढाल किधर है? उत्तर की तरफ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी भी नदियां उत्तर की तरफ बहती है वो ससुरा दक्षिण की तरफ जाती है। जितनी भी नदियां दक्षिण से निकलती है वो ससुरा कहां जाती है? उत्तर की तरफ जाती है। समझ में आया? इसमें जो है इसका जो पश्चिम भाग है, जो ये मैदान का जो पश्चिमी भाग ना, ये ज्यादा चौड़ा है। देखिए, मैप से भी चौड़ा लग रहा है। और ये जो पूर्वी भाग है ये बहुत कम चौड़ा है। मतलब पश्चिम की अपेक्षा में ये भाग बहुत कम चौड़ा है। अब एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये पहाड़ है चाचा, है कि नहीं? ये पहाड़ है। अब ये पहाड़ है और यहाँ जो है आप रह रहे हैं, ये घर है। मान लीजिए ये मैदानी क्षेत्र है। ये मैदानी क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है। ये समतल क्षेत्र है। तो यहां जो है अगर वर्षा होगी तो यहां से जो है इसकी तलछट्टी को काट छांट करेगा, ये पहाड़ को काट छांट करेगा। और पहाड़ को काटने छाटने के बाद ये जमीन को जो है वो क्या करेगा? भरेगा। तो जब भरेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है एनी टाइम पानी रहेगा, यहाँ पानी भरा रहेगा। काहे? ये चूंकि ये समतल क्षेत्र है और ये इससे गड्ढा में है, ये ज्यादा ऊंचा में है और ये गड्ढा में है। अगर बारिश होगी तो यहाँ ससुरा पानी भरल रहेगा। वर्ष भर नहीं कहिए, लमसम में ये वर्ष भर जो है यहाँ भरल रहता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग अग्रगभीर क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं फोर द्वीप। द्वीप मतलब गहरा। और हमारा जो बिहार का मैदान है वो ससुरा अग्रगभीर क्षेत्र है। कैसे? चूंकि यहाँ जो है शिवालिक पर्वत है, हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत क्या करती है? सारे नदियों द्वारा तलछट, यानी कि नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर को काट कर इस क्षेत्र को क्या कर रहा है? भर रहा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये बिहार का जो मैदान है अग्रगभीर क्षेत्र है। समझ में आया? अब देखिए, जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी जो है बिहार के मैदानी भाग को दो भागों में बांटा है। मैदानी भाग को ही नहीं, पूरे बिहार को दो भाग में बांट दिया है। पहला जो है
उत्तरी बिहार का मैदान और दूसरा जो है दक्षिणी बिहार का मैदान। गंगा नदी जो है बिहार की विभाजक रेखा है। गंगा नदी क्या है? बिहार की विभाजक रेखा है, बिहार को दो भागों में बांट देती है। आई मेरी बात समझ में? उसी तरह अगर हम लोग राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये हुआ उत्तरी बिहार और ये हुआ आपका दक्षिणी बिहार। समझ में आया? अगर मैदान की दृष्टि से अगर बांट कर देखेंगे तो ये हुआ उत्तरी बिहार का मैदान और ये हुआ दक्षिणी बिहार का मैदान, या नहीं तो इसको उत्तरी गंगा का मैदान या इसको दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं। अब हम लोग विस्तार से समझेंगे कि दक्षिणी गंगा का मैदान में कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बिहार के मैदान को गंगा नदी दो भागों में बांटता है, पहला उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। जो उत्तरी गंगा का मैदान है ये इनका निर्माण जो है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। उसकी सहायक नदी, अच्छा उत्तर बिहार में क्या वो नदी है? पहला है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, तब महानदी। यानी कि उत्तरी बिहार से जो है, उत्तरी बिहार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है भाई? तो पहला है आपका घाघरा, इसके बाद आपका है घाघरा के बाद आपका गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। सब नदी कहाँ मिल जाती है? तो ये गंगा में मिल जाती है चाचा। और जब गंगा में मिल जाती है तो आपसे ये पूछेगा कि बताओ भाई उत्तरी बिहार का जो मैदान का जो ढाल है वो किधर है? तो दक्षिण की तरफ। अगर पूछेगा एग्जैक्ट लोकेशन बताओ तो देखिए ये हुआ उत्तर और ये हुआ पश्चिम। उत्तर पश्चिम से लेकर इधर से देखिए ये नदी बहती है घाघरा, तो घाघरा इधर से बहकर इधर जाती है, यहाँ आकर ऐसे मिलती है, तो यहाँ सीधा काहे नहीं मिल गई? तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी बिहार के मैदान का जो ढाल है उत्तर पश्चिम से लेकर आपका उत्तरी पूर्व तक है। किधर है? उत्तरी पूर्व तक है। या नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैदान का जो ढाल है वो आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ है। अब देखिए पहला जो नदी है, पहला नदी आपका कौन सा है? पहला नदी आपका घाघरा है, तब गंडक है, तब बूढ़ी गंडक है, तब बागमती है, तब कमला है, तब कोसी है, तब महानंदा है। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? द्वाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वाब। ये नदी है और ये भी नदी है, तो इसके बीच के जो स्थल भाग है ना, इस ससुरे को बोलते हैं द्वाब। तो एक बात बताओ यार, उत्तरी बिहार के मैदान में कई द्वाब पाए जाएंगे, तो द्वाब के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। यानी कि इस मैदान के नदियों द्वारा कई द्वाब बनाया गया है, बीच में जो स्थलाकृति बनाया गया है, और इस द्वाब का अलग अलग नाम है। तो पहला है घाघरा गंडक द्वाब, दूसरा है गंडक और कोसी द्वाब, अगला है कोसी और महानंदा द्वाब। कोसी और महानंदा द्वाब। महानंदा जो है उत्तर बिहार की सबसे पूर्व में बहने वाली नदी है। ठीक है, आपसे पूछ देगा नदियों का क्रम, कि नदियों को क्रम में सजाएं, उत्तर बिहार में बहने वाली नदियों का क्रम में सजाएं, तो आप सजा दीजिएगा पहले घाघरा, तब गंडक, तब बूढ़ी गंडक, तब बागमती, कमला, कोसी, इसके बाद महानंदा। कोई दिक्कत? अब गंगा के उत्तरी मैदान का जो विस्तार है, तो अगर जिला पूछ दे तो जिला में आप जवाब दे दीजिएगा एकदम आराम से। अगर मैप पढ़े तो आप आराम से जवाब दीजिएगा। पहला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब जो जिला, मुजफ्फरपुर वगैरह जिला का जो है ये उत्तरी बिहार में है। तो उत्तरी बिहार के मैदान का जो विस्तार है, सारे जिलाओं में इसका विस्तार है, जो है कई विभिन्नता पाई जाएगी। तो यहाँ क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला भावर या उपतराई क्षेत्र, दूसरा खादर, तीसरा बांगोर, और चौथा चोर या मन कहा जाता। चोर, चौर क्या कहा जाता? चौर। चोर ने चौर या मन कहा जाता है। ठीक है, अब ये भावर क्षेत्र क्या होता है, ये खादर क्षेत्र क्या होता है, और बांगर क्या होता है, चोर या मन क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग समझते हैं। तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि भाबर क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है, इसको समझते हैं। मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है। अब अगर इस पहाड़ से यहाँ नदियां निकल रही है, एक क्या निकल रही है? नदी निकल रही है।
और अगर नदी निकल रही है तो अगर पहाड़ से अगर नदी निकल रही है तो ये क्षेत्र जो पहाड़ के जो नजदीक क्षेत्र है, यहाँ जो है नदियों का ढाल तीव्र होगा, यानी कि पानी बड़ा तेज रफ्तार से बहेगी। तो जब पानी जो है तेज रफ्तार से बहेगी तो ये जो है ये नदी क्या करेगा कि यहाँ से कंकड़ पत्थर को, पहाड़ से कंकड़ पत्थर को तोड़कर इस क्षेत्र में जमा कर देगा। और इस क्षेत्र में जब जमा करेगा तो यहाँ जो है पानी जो है विलुप्त हो जाएगा, यानी कि नदी यहाँ विलुप्त हो जाएगी, पानी कम दिखेगा, क्योंकि जो है आपको ऊपर ऊपर आपको पथलबे बेसी दिखेगा तो पानिया कम दिखेगा। तो इस प्रकार के क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? भावर क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा, भावर क्षेत्र में नदियां क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, और यहाँ ज्यादा आपको कंकड़ पत्थर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नदी क्या होती है? आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ने के बाद पानी का जमाव होने लगता है। तो जब जमाव होने लगता है तो इस क्षेत्र को हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। और सबसे ज्यादा मच्छर भनर भनर यही करता है, और ये ससुरा यहाँ पानी जमा होता है। तो जब पानी जमा होगा तो ये क्या होगा? कौन सा क्षेत्र होगा? ये दलदली क्षेत्र होगा। समझ में आया? तो इस क्षेत्र का नाम है तराई क्षेत्र, और ये क्षेत्र है जहां नदियां विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग भावर क्षेत्र। और भावर प्रदेश कहाँ मिलता है? तो पहाड़ के आसपास में मिलता है, यानी कि पहाड़ के नजदीक क्षेत्र में भावर क्षेत्र मिलेगा, और पहाड़ से थोड़ा दूर जाएंगे तो तराई क्षेत्र मिलेगा, और इसके बाद और थोड़ा दूर जाएंगे तो देखिए ये नदी क्या करेगी? उधर से बलुआ ले आएगा, अपना मिट्टी को ले आएगा। अब जब अपना मिट्टी को ले आएगा तो यहाँ मिट्टी को आकर उड़ाएगा, फिर उड़ाएगा, फिर उड़ाएगा, फिर उड़ाएगा, मिट्टी का परत जम जाएगा। और जब मिट्टी का परत जम जाएगा तो इस प्रकार की मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जल के द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, ये नदी क्या करेगी? जल लाएगी, उधर से मिट्टी को लाएगी, उड़ा देगा, फिर लाएगी, मतलब इसी तरह चादर की तरह बार बार उड़ा देता है। इसलिए जल जोड़ ओढ़ इक्वल टू जलोढ़, इस मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। इस क्षेत्र में जो है नदियां जो है मृदा को ला रही है, यहाँ जो है मृदा को लाएगा। अब ये धीरे ये क्षेत्र पुराना होते जाएगा, ये क्षेत्र पुराना हो जाएगा। तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम जो है बांगोर है। कौन सा है? इसका नाम क्या है? बांगोर। और ये जो नयका मृदा है इसको हम लोग खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं चाचा? खादर। तो गांव कहाँ बसेगा? तो ससुरा बांगोर क्षेत्र में बसेगा। खादर में गांव नहीं बसेगा। खादर में बसेगा तो वो हाले लेते जाएगा। समझे ना? समझे? यहाँ की मिट्टी जो है न्यू होती है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो न्यू होती है, जबकि यहाँ की मिट्टी पुरानी होती है। खादर मतलब खाद्य मतलब न्यू, ऐसे समझिएगा ना। और बांगर मतलब पुराना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था इसका कंसेप्ट। तो एक बात बताओ यार, बिहार में जो है, बिहार में आपको भावर क्षेत्र कहाँ देखने को मिलेगा? तो शिवालिक पर्वत के पाद में, यानी कि शिवालिक पर्वत के करीब क्षेत्र में आपको भावर क्षेत्र मिलेगा। तो उसी प्रकार भिन्नता के आधार पर उत्तरी बिहार के मैदान को 4 भागों में बांटा गया। पहला है आपका भावर क्षेत्र। तो चलिए हम लोग भावर क्षेत्र के बारे में चर्चा। भावर क्षेत्र जो है आपको बिहार में किस क्षेत्र पर मिलेगा? आपको बिहार में शिवालिक के दक्षिण में, ये आपका शिवालिक श्रेणी हुआ, तो शिवालिक के दक्षिण में जो है आपको भावर क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो ये भावर क्षेत्र जो है पर्वतीय क्षेत्र के नीचे वाले क्षेत्र में आपको भावर क्षेत्र मिलेगा। तो यह जो है यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, यानी कि यह भावर क्षेत्र कहाँ स्थित है? शिवालिक के दक्षिण में। और इसी के दक्षिण में कहाँ होगा? तराई क्षेत्र होगा। तो यहाँ उप तराई के नाम से जाना गया। तो उप तराई क्षेत्र कैसा होगा? दलदल होगा। तो पूछेगा उप तराई क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइएगा कि ये जो है भावर के दक्षिणी क्षेत्र में जो है उप तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। तो देखिए इधर जितने भी जिले हैं, चाहे आप पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिले हैं। इस 7 जिले में भावर क्षेत्र का विस्तार है। समझ में आया या नहीं आया? तो वही लिखे हैं कि इसका विस्तार 7 जिलों में है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कैसे? क्योंकि ये शिवालिक पर्वत श्रेणी के पाद पर है। पाद मतलब नीचे है। ठीक है, इसके दक्षिण में उपतराई क्षेत्र है। हमने पहले ही आपको विस्तार से बता दिया कि भावर के बाद जो है नदियां
किस क्षेत्र में जाती है? तराई क्षेत्र में जाती है। और तराई क्षेत्र में जल जमाव हो जाता है, तो जल जमाव के कारण यह क्षेत्र दलदली क्षेत्र हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा मच्छर पनपेगा तराई क्षेत्र में, क्योंकि जल का जमाव है। तो वही लिखे हैं कि इसके दक्षिण में उपतराई क्षेत्र विस्तृत है, जो कि एक दलदली क्षेत्र है। अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस मैदान में नदियों के मध्य दियारा प्रदेश का निर्माण हुआ। इस ससुरा दियारा प्रदेश क्या होता है कि जिस तरह द्वीप होता है ना, द्वीप किसे कहते हैं? वह स्थल जिसके चारों तरफ पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। तो उसी तरह बिहार में जो है, अगर जल में उठ जाए, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, अगर नदी जो है अपना गाद वगैरह सब बहा कर ला रही है, और बहा कर लाने के बाद अगर किसी भी कारण जो है यहाँ फंस गया, कोई भी चीज यहाँ फंस गया तो अपना गाद जमा करते रहता है। जब जमा करता है तो जमा करने के बाद यहाँ स्थल का निर्माण हो जाता है, और इस स्थल को बिहार में दियारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दियारा। तो वही लिखें कि यह द्वीप की तरह होता है, जिस तरह द्वीप नहीं होता है वही सेम टू सेम उसी तरह दियारा होता है। देखिए ना ऐसा क्षेत्र, देखिए आपको जमुना नदी में भी मिलेगा इस तरह का क्षेत्र देखने के लिए, ठीक है। देखिए समझ में आया? अगर समझे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है खादर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र में जो है, जो मृदा होगी वो नवीन मृदा होगी, यानी कि नया होगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्षेत्र जो है, यानी कि खादर वाले क्षेत्र जो है ज्यादा उपजाऊ होगा, इसमें उर्वरता अधिक होगी। काहे? क्योंकि यहाँ न्यू मृदा, यहाँ नवीन जलोढ़ पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? नवीन जलोढ़ मृदा पाए जाएंगे, इसलिए इस क्षेत्र की उर्वरता अधिक होगी, ठीक है। इसमें जो है बालू, रेत, पंख और चिकनी मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। और इस मृदा का जो विस्तार है कोसी से लेकर गंडक नदी तक, इधर से गंडक यानी कि पश्चिम में गंडक से लेकर इधर पूरब में कोसी नदी तक इसका विस्तार है। काहे? क्योंकि सबसे ज्यादा ये बाढ़ वाला क्षेत्र यही सब क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ जो है यहाँ बाढ़ का पानी आएगा, तो बाढ़ का पानी आएगा उधर से नयका मिट्टिया ले आएगा। तो जो नयका मिट्टिया ले आएगा उस मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? खादर मिट्टी, ठीक है। और अगला है बांगर। बांगर मतलब पुरानी मिट्टी। यह पुरानी जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि का क्षेत्र है, एकदम सिंपल है। और इसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण इस मृदा में कंकड़ों की अधिकता पाई जाती है। ये मृदा जो है कंकड़ी मृदा होता है, ठीक है। ये कैसी मृदा होती है? ये कंकड़ी मृदा होती है। तो पहला क्षेत्र था भाबर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र जो है शिवालिक के तराई क्षेत्र, यानी कि शिवालिक के पाद वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, नीचे वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। इसके बाद उसी में था उपतराई क्षेत्र, यानी कि भाबर क्षेत्र से हल्का सा आगे बढ़ेगी तो नदी जो है अपना पानी जमाव कर देगी। किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। वो दलदली क्षेत्र होगा, वहां मच्छर का आवास रहेगा। इसके बाद अगला क्षेत्र था खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र में जो है मिट्टियां नई रहती है, और इसके बाद बांगर क्षेत्र में मिट्टियां पुरानी हो जाती है, और इसी बांगर क्षेत्र पर गांव बसता है। तो अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब देखिए बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र जो है ना, उत्तरी क्षेत्र में जलमग्न होता है। काहे? क्योंकि सबसे ज्यादा नदी जो है उत्तरीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जितना भी जो है बाढ़ और तूफान मचाने वाली नदी है सब उत्तरीय क्षेत्र में मिलेगा। तो समझते हैं चोरिया मन को। बिहार के जो उत्तरी भाग है, तो उत्तरी भाग में जो है सबसे ज्यादा आपको डुबला क्षेत्र मिलेगा, जलमग्न क्षेत्र मिलेगा। काहे? सबसे ज्यादा जो तूफान और उत्पात मचाने वाली नदी है वो ससुरा उत्तरी बिहार में ही है। वो चाहे कोसी हो, चाहे गंडक हो, चाहे बूढ़ी गंडक हो, सबसे ज्यादा उत्पात मचाने वाली वो नदी जो है आपको उत्तरी बिहार में मिलेगी। तो ये जो नदी जो है बड़ी खतरनाक कांड करता है। देखिए ये क्या करता है, ये नदी है, ये नदी बह रही है, अरे ससुरा बह रही है तो क्या करती है, ये नदी जो है तेज से जब बहने लगती है, और जब बहने लगती है तो ससुरा ये रास्ता अपना चेंज कर देता है, सीधा हो जाता है। और जब सीधा हो जाता तो इस क्षेत्र में जो है आपका जल का जमाव हो जाता है, यानी कि जल जम जाता है। तो इस क्षेत्र को हम लोग मन कहते हैं। क्या कहते हैं? मन। चौर या मन दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है कि जहां छिछला पानी जमा हो ना, जब किसी क्षेत्र में छिछला पानी, कम पानी जमा रहे तो उसे चौर कहते हैं। लेकिन दोनों क्षेत्र जलमग्न होगा, यानी कि जल से ढका होगा, ठीक है। और मन मतलब
वह क्षेत्र, जैसे यहाँ नदी बह रही है, और जब ये नदी बह रही है तो ये अपना तेज धारा होने के कारण, नदियों की तेज धारा होने के कारण ये अपना रास्ता बदल देती है। और जो रास्ता बदली तो ये पूर्व के क्षेत्र को, यानी कि ये जो पूर्व भाग में जल का जमाव हो जाता है, इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग मन कहते हैं। पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर और पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर और सुंदरपुर चौर बहुत ही प्रमुख है, याद रहेगा। देखिए ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो है मत्स्य पालन, आपको पक्षी विहार मिलेगा, और 90% मखाना का जो उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, यही चौर या मन वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखेंगे दक्षिणी बिहार के मैदान को, ठीक है, यानी कि गंगा के दक्षिणी मैदान को देखेंगे। तो हमने बताया था कि उत्तरी बिहार के मैदान का जो विस्तार है वो उत्तर से लेकर, यानी कि उत्तर में शिवालिक पर्वत से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक है। तो उसी तरह इधर अब उल्टा कर देंगे कि गंगा के दक्षिणी मैदान का, यानी कि बिहार के दक्षिणी मैदान का जो विस्तार है, उत्तर में छोटा नागपुर पठार से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक है। समझ में आया? और सेम टू सेम वही चीज है कि ये इसकी चौड़ाई जो है पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। उसमें भी जो है उत्तरी बिहार के मैदान में भी यही था कि पश्चिम में चौड़ाई बढ़ती है और पूरब में चौड़ाई घट जाती है। ठीक है, अब देखिए इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो ये देखिए, ये आपका बिहार है, ये बिहार है। तो इधर क्या है, ये पठारी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, मतलब ये छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है। इस पहाड़ी या पठारी क्षेत्र से जो नदियां बहती है वो काट छांट तो करेगी ही करेगी। जब काट छांट करेगी तो पठारी क्षेत्र में मृदा तो कम पाए जाते हैं, जबकि यहाँ जो मृदा जो पाए जाएंगे वो बलुई मृदा पाए जाएंगे। तो बालू के निक्षेप से ये दक्षिणी भाग का जो मैदान है उसका निर्माण हुआ है। यानी कि जो दक्षिणी भाग का जो मैदान है, बिहार के दक्षिणी भाग का मैदान है, वो जो है दक्षिणी भाग से, दक्षिणी बिहार से बहने वाली या निकलने वाली नदियां पठार को काट छांट कर बलुई मिट्टी के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण किया है। ठीक है, इस मैदान में बहने वाली नदी है, पहला है कर्मनासा। कर्मनासा नदी जो है वो यूपी और बिहार के सीमा पर बहती है। इधर गंडक भी है, उत्तरी बिहार में जो है गंडक नदी जो है यूपी और बिहार के सीमा पर बहती है, और दक्षिणी बिहार में जो है कर्मनासा नदी जो है यूपी और बिहार के सीमा पर बहती है। ठीक है, इसके बाद कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, फिर क्यूल, तब यजय नदी। समझ में आया कि नहीं? एकदम क्रमबद्ध इसको याद रखना है। बीचे में कौन सा नदी? गंगा नदी। और इधर क्या था? इधर आपका था घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, इसके बाद बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, इसके बाद मेची नदी। ये सब समझाएंगे जब नदी पढ़ाएंगे तो एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। समझे ना? समझे? अब देखिए पूर्वी भाग जो है पूर्वी भाग की चौड़ाई कम है, इस क्षेत्र की चौड़ाई कम है। तो जब इस क्षेत्र की यानी कि पूर्वी भाग की चौड़ाई कम होने के कारण गंगा नदी द्वारा प्राकृतिक बांध का निर्माण किया गया है। प्राकृतिक बांध या नहीं तो इसे कगार भी कहते हैं। अब देखिए एगो यहाँ जगह है जिसका नाम है पटना। पटना है, और यहाँ क्या करती है, गंगा नदी जो है इधर से अपना गाद को लाती है, यानी कि गंदगी को लाती है, और फिर सोन नदी भी अपना गाद को लाकर और इस जगह पर जमा करती है। जमा करने के बाद एक प्राकृतिक बांध का निर्माण हुआ, यानी कि एक कगार का निर्माण हुआ। वो ससुरा जो यहाँ जो मिट्टी जो जमा किया है ना, वो यहाँ तक के क्षेत्र तक विस्तार है, यानी कि पूर्वी भाग तक विस्तार है। और पूर्वी भाग विस्तार होने के कारण तो इधर जितनी भी बहने वाली, दक्षिण बिहार में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं क्या इधर जाएगी, क्योंकि ये ढाल है तो ये ढाल इधर ना बहकर ये ससुरा इसके समानांतर में बहेगी, यानी कि गंगा नदी के समानांतर में बहेगी। तो इस प्रकार की नदियां, जब भी कोई नदी, जब छोटी नदी बड़ी नदी के समानांतर बहती है तो उसे पिनेट प्रवाह प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिनेट प्रवाह प्रणाली, यहां लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि प्राकृतिक कगार की ऊंचाई के आसपास के भूभाग से अधिक होने के कारण
दक्षिणी बिहार की अधिकांश नदियां गंगा नदी में सीधे न मिलकर समानांतर प्रवाहित होती है, यानी कि सीधा इसके समानांतर बहती है। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को हम लोग पिनेट प्रवाह प्रणाली कहते हैं। तो ये जो पटना जो है, पटना महानगर प्राकृतिक कगार पर बसा हुआ है, समझ में, इसलिए तो पटना कभी कभी डूब जाता है। अगर ज्यादा पानी आया तो ससुरा ये पटना पूरा दोह जाता है। नदियों में यानी कि पिनेट प्रवाह प्रणाली के रूप में पुनपुन, क्यूल तथा फल्गु इत्यादि नदी आते हैं। आई मेरी बात समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फल्गु नदी जो है ना, गंगा में प्रवाहित होने से पहले ये ससुरा टाल क्षेत्र में समाप्त हो जाता है, ये विलीन हो जाता है। ये नदी जो है आपका जो है गंगा में नहीं मिल पाती है। इस प्राकृतिक तटबंध के दक्षिण में जलमग्न निम्न भूमियां पाई जाती है। ये जो तटबंध है ना, हम बताए थे ना, जो प्राकृतिक तटबंध है, जो पटना है, पटना क्या है, प्राकृतिक तटबंध पर बसा है। तो ये निम्न भूमियां जो पाई जाती है, उस क्षेत्र को यानी कि दक्षिण वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, टाल या ताल या तालाब भी बोलते हैं इसको। और उत्तर में क्या बोलते हैं, चौर या मन कहते हैं। जलमग्न वाले क्षेत्र को उत्तर में हम लोग, उत्तर बिहार में चौर या मन कहते हैं, और इधर दक्षिणी बिहार में हम लोग ताल या टाल या तालाब कहते हैं। ठीक है, टाल क्षेत्र पटना से भागलपुर तक, पटना से लेकर यहाँ ये पटना हुआ, पटना से लेकर भागलपुर तक 25 किलोमीटर की चौड़ाई में क्रमिक रूप से फैले हुए हैं। जैसे मोकामा टाल, सिंगुल टाल, ये सब प्रमुख टाल है। ठीक है, मोकामा में ही क्यूल और हरोहर नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र का है मोकामा में। किस नदी पर, हरोहर नदी घाटी पर। ठीक है, दक्षिणी बिहार का मैदान जो मुख्यतः समतल है, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, समतल है, लेकिन गया, राजगीर, खड़गपुर, गिरियक और बराबर की पहाड़ियां इसकी एकरूपता को भंग कर देती है। ये जो दक्षिणी बिहार है ना, जो दक्षिणी बिहार का मैदान है, ये समतल है, लेकिन कहीं कहीं जो है पहाड़ी पाए जाते हैं। तो ये पहाड़ी क्या करता है, इसकी एकरूपता को भंग कर देता है। एक बात बताइए, जैसे हमारा गाल समतल है और समतल है, यहाँ एगो पहाड़ निकल जाए, बड़का बड़का फुंसी निकल जाए, तो वो क्या करेगा, हमारे गाल को जो है चिकनाहट को खत्म कर देगा, हमारे गाल के चिकनाहट को क्या करेगा, खत्म कर देगा। उसी तरह दक्षिण बिहार का मैदान समतल है, लेकिन ससुरा गया, राजगीर, खड़गपुर और गिरियक और बराबर की पहाड़ी जो है इसकी एकरूपता को भंग कर देता है। और इस मैदान में कहीं कहीं छोटा नागपुर पठार के बाहरी भाग पहाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। जो बाहरी भाग जो है ना, पहाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें रामशिला, जेठियन, प्रेतशिला, बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी प्रमुख है। ठीक है, और दक्षिणी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है सोन गंगा का द्वाब, यानी कि इसे भोजपुर का भी मैदान कहते हैं, और दूसरा है मगध का मैदान, और तीसरा है अंग का मैदान। ध्यान से समझिए, या मैप को देखिए, ये जो क्षेत्र है ये सोन और गंगा का मैदान है, सोन नदी। तो ये वाले क्षेत्र को हम लोग सोन गंगा का मैदान कहते हैं, या नहीं तो इसे हम लोग भोजपुर का भी मैदान कहते हैं। इसके बाद जो यहाँ तक का क्षेत्र है, यानी कि सोन नदी से लेकर क्यूल नदी तक के बीच की क्षेत्र को हम लोग मगध का मैदान कहते हैं। किसका मैदान कहते हैं, मगध का मैदान। और यहाँ जो है आपका क्यूल नदी से लेकर ये राजमहल की पहाड़ी है। जो आप भागलपुर का जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, वो राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ राजमहल की पहाड़ी है। तो क्यूल से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक के क्षेत्र को अंग प्रदेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अंग प्रदेश। तो वही लिखे हैं कि दक्षिणी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा है, सोन गंगा का द्वाब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। सोन गंगा के द्वाब को हम लोग भोजपुर का भी मैदान कहते हैं। मगध का मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो सोन नदी से लेकर क्यूल नदी, यानी कि सोन नदी से लेकर द्वाब नदी के द्वाब क्षेत्र को हम लोग मगध का मैदान कहते हैं, जबकि क्यूल नदी से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक के क्षेत्र को हम लोग अंग प्रदेश कहते हैं या अंग का मैदान कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अगर आपसे पूछे कि बताओ उत्तरी बिहार के मैदान और दक्षिणी बिहार के मैदान में क्या अंतर, तो जवाब सुनिए। उत्तरी बिहार का मैदान जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, वहां बाढ़ बड़ी आता है, और जबकि दक्षिणी बिहार का मैदान है सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बड़ी सुखाड़ आता है दक्षिणी बिहार के। दूसरा है, उत्तरी बिहार के मैदान में नदियों द्वारा जलमग्न क्षेत्र को हम लोग चौर या मन के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी बिहार में उसे टाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उत्तरी बिहार के मैदान में खादर मृदा की प्रधानता है, जबकि दक्षिणी बिहार के मैदान में बांगर मृदा की प्रधानता है। मोटे तौर पर आप लोगों ने अंतर देखा। ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए हम क्या किए हैं कि जो अभी जो दक्षिणी जो पठारी क्षेत्र जो पढ़ाएंगे, दक्षिणी का संकीर्ण पठारी क्षेत्र, ये अगला वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में तोड़कर देख लेंगे। असल बात में क्या होता है कि इसको अगर हम शॉर्ट में पढ़ाने चले तो शॉर्टों में पढ़ा सकते हैं, एकदम खेते खेत दौड़ जाएंगे, लेकिन उस तरह पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ेंगे तो एक बार विस्तार से ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बाबा छोड़ ही देंगे, तो ठीक है, समझे। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।